नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 16 वर्षीय सचिन कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सचिन को उनके साहसिक प्रयास के लिए हार्दिक बधाई दी और कहा कि इतनी कम उम्र में विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना साहस, दृढ़ निश्चय और परिश्रम का अद्भुत उदाहरण है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि सचिन ने न केवल अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा स्थापित की है। सचिन कुमार ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर अत्यधिक प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उत्तराखंड में राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश हित में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस क्रम में देहरादून में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित फोटो प्रदर्शनी और बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने पुरस्कार वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि होम स्टे योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पलायन को थमने में मदद मिलती है। पर्यटन सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश में 5000 से अधिक होम स्टे हैं और इन होम स्टे को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सब्सिडी भी दी जा रही है। पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना से हजारों युवाओं को अपने घर के पास ही आज रोजगार प्राप्त हुआ है। उनकी आर्थिकी के साधन बने हैं। वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा 8000 से भी अधिक युवक और युवतियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। टूर गाइड, नेचुरलिस्ट, टूर मैनेजर, स्ट्रीट फूड वेंडर, एस्ट्रो गाइड जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। नई पर्यटन नीति बनने के बाद इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत राज्य में 207 से अधिक निवेशकों की 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अभी प्रगति पर हैं, उन पर काम चल रहा है। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने शीतकालीन चारधाम यात्रा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जादौंग, दारमा घाटी, जितने भी हमारे होम स्टे संचालक हैं पूरे प्रदेश में लगभग जो गवर्नमेंट ने जिनको लाभान्वित किया अपनी सब्सिडी वाली योजना से, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अंतर्गत, उसमें लगभग 1045 के करीब हमारे संचालक हैं। और साथ ही साथ जो टोटल पूरे प्रदेश में होम स्टे का रजिस्ट्रेशन है, उस हिसाब से देखेंगे तो 5774 करीब हमारे होम स्टे संचालक हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं जितेंद्र सिंह और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ और मेरा होम स्टे का नाम है चलो डांडा फॉरेस्ट फार्म होम स्टे। तो अभी जो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रथम पुरस्कार दिया है, जो मैं टिहरी जिले में मेरा नाम था, उसमें जो है मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैंने 2021 से होम स्टे का काम किया है। उसमें जो हमने काम किया है कि जो मेरा गाँव है सड़क से 4 किलोमीटर अंदर है। तो कानाताल से अंदर जो चुपड़ाल गांव से हम जाते हुए अंदर जाते हैं 4 किलोमीटर, तो वहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग वर्क है काम करना। तो मैंने सबसे पहले अपना एक होम स्टे के बारे में सुना और उसके बारे में जब सुना तो उसके बारे में मैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि मैं जिला अध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी को नई टीम के लिए बधाई देता हूं। कांग्रेस पहले विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाए, फिर 2027 में सत्ता के लिए अपना दावा पेश करे। कमेटी के चेयरमैन जो नई टीम बनाई है, मैं उसको बहुत बल्कि जिला अध्यक्षों से लेकर के ऊपर तक प्रदेश अध्यक्ष तक सबको बहुत बधाई, जिसमें हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी सम्मिलित हैं और सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये लंबे संगठन सृजन की प्रक्रिया से एक लंबे मंथन के बाद यह अमृत निकला है। समन्वय की सोच का अमृत निकला है और हम सब लोगों का दायित्व है कि इस अमृत को जो है हम कार्यकर्ताओं तक और जनता तक पहुंचाएं और कांग्रेस
पहले विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से अदा करे और उसके बाद सत्ता के लिए दावा ठोके 2027 में और 2027 में बहुमत प्राप्त करे। उत्तराखंड को व्यापार सुधार कार्य योजना ब्रैप 2024 के तहत 5 प्रमुख सुधार श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदान किया। उत्तराखंड सरकार के उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे और आयुक्त डॉक्टर सौरभ गहरवार ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का उद्देश्य औद्योगिक निवेश के लिए देश का अग्रणी गंतव्य बनना है। ब्रैप 2024 में सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करना राज्य की नीतिगत पारदर्शिता, उद्योग अनुकूल माहौल और निवेशकों के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस उपलब्धि से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर गरज पड़ा है। जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ऊंचा पुल क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई उस घटना के बाद की गई जब मंगलवार एक स्थानीय पत्रकार दीपक अधिकारी अवैध अतिक्रमण की रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। रिपोर्टिंग के दौरान कुछ दबंगों ने पत्रकार पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह पीटा और नाले में फेंक दिया। घायल पत्रकार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला ने कहा कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हल्द्वानी के मेयर ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो एक घटना नहीं होती। देखिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी की एक खास रिपोर्ट। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि देखिए निर्माण किसी का हो, वैध अवैध हो, जब टूटता है तो लोगों का श्रम लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, कष्ट होता है और इस तरह की हरकतें ना करें। इन्होंने जो किया कि नाले की ज़मीन में नक्शा जो पास होता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमेशा भूमिधरी ज़मीन पे पास होता है। जब नक्शा पास होता है तो ज़मीन के रिकॉर्ड लगाए जाते हैं, उस रिकॉर्ड के आधार पे ही नक्शा पास होता है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि उस नक्शे के आधार पे गवर्नमेंट लैंड या उनकी जो लैंड नहीं होती उस पर कब्जे का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे एक नाले की ज़मीन में आपको भी आपके सामने है कि उन्होंने कब्जे का प्रयास किया और उसको यहाँ पे आज हटाया गया है। जहाँ तक बात है जेईई की, इसकी भी एक जांच कराई जाएगी कि अगर उस समय उन्होंने कहीं कोई अनियमितता होगी तो उस पर भी कार्रवाई की। शहर में जितनी भी सरकारी ज़मीन हो, जितनी भी हम जितने नक्शे पास करते हैं उसकी निर्माण कार्य होने तक मॉनिटरिंग की जाती है और उसमें जो भी डेविएशन होते हैं हमारे यहाँ केस चलते हैं, डिमोलिशन ऑर्डर होते हैं और उस आधार पर डिमोलिशन किया जाता है। तो अगर उसमें किसी की संलिप्तता पाई गई तो उसमें कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाए। सर एक आम आदमी की प्राधिकरण की जानकारी में नहीं है। जेई ने रोकने का इसको प्रयास किया था, उसकी बात नहीं मानी गई, उसका नतीजा इनके सामने है जिसने उनको इसका मतलब दबंगई की गई, प्राधिकरण डर गया। नहीं, डरने वाली बात मैं नहीं कहूँगा। अगर प्राधिकरण डर जाता तो यहाँ तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब जेई की जानकारी में था तो क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हुई? ऐसा है, आप भी जानते हैं कि अगर जो कंस्ट्रक्शन तोड़ना है उसके लिए अकेले जेई सक्षम नहीं है, उसमें टीम लगती है। यहाँ नगर निगम है, प्रशासन के लोग हैं और आपके पुलिस के लोग हैं, तब जाकर कार्रवाई होती है। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपका रोष समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त यह उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि इस मामले को लेकर के उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर संज्ञान में डाला गया और मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले पे बगैर कोई कोताही बरते हुए कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं ये जो निर्माण था ये लंबे समय से जारी था और क्योंकि व्यस्तम चौराहे में बार बार कह रहा हूँ, यहाँ के चौराहे को जहाँ हम खड़े हैं ऊंचा पुल का चौराहा, यहाँ पर लगातार जो ये उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के हौसले इतने बुलंद थे कि वो व्यक्ति लगातार, आप देखिए ये मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ लेकिन वो वहाँ से वो पत्रकार को फेंका गया और पत्रकार यहाँ नीचे यहाँ पर वो गिरा है और वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। और हम सब लोग यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पत्रकार साथी दीपक अधिकारी हम सबके साथ खड़े होकर फिर से पत्रकारिता करें। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। दिल्ली में हुए विस्फोटक धमाके के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क किया गया। नैनीताल जिले में संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई और चेकिंग की जा रही है। लालकुआं में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल के नेतृत्व में
सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध वाहनों और लोगों से पूछताछ हुई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर देर रात तक वाहनों की जांच की और 4 पहिया वाहनों की डिग्गी सहित अन्य हिस्सों की तलाशी ली। ये जैसे कि एक बहुत ही दुखद घटना हुई है दिल्ली में, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे जो बैरियर्स हैं या जो भी हमारे क्षेत्र है वहाँ पे वाहन चेकिंग की जा रही है, या तो कोई संदिग्ध वस्तु है, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या अलग होटल्स, हर चीज़ का सत्यापन किया जा रहा है। अभी हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, अभी ऐसा कोई संदिग्ध कुछ भी नहीं मिला। हाँ, जो भी अगर MDR के कोई भी वैसे कोई उल्लंघन है तो उसमें हमारे द्वारा चलाने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे को जो ऊपर से उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश मिले गए हैं वो यही है कि लगातार हमारे द्वारा जो भी संदिग्ध गाड़ियाँ हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं सभी की हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जाए। हम लोगों से यही कहेंगे कि अपने तरीके से रहें और यहाँ पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर जो भी IDs हैं सभी लेकर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आए। हमारे द्वारा चेकिंग पहले भी की जा रही थी, अभी और सघन करी जा रही है और आगे भविष्य में भी। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यदि 2027 में जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया तो पहला काम राज्य की राजधानी को गैरसैंण बनाने का होगा। नेगी ने यह भी कहा कि राज्य गठन के 25 साल बीत जाने के बाद भी यह मुद्दा अब तक हल नहीं हो पाया है और इनकी पार्टी इस मुद्दे को प्राथमिकता पर लेकर काम करेगी। जब हमारी सरकार बनी थी और आदरणीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। जो सारी बिल्डिंग बनी है, पहले हम लोगों ने टेंट पे भी वहाँ पर जो है विधानसभा आयोजित की थी और उसके बाद आज तो फुल्ली इक्विप्ड है, यानी कि वहाँ पे विधानसभा बनकर तैयार है, अधिकारियों को बैठने रहने की व्यवस्था है, विधायकों मंत्रियों को रहने की व्यवस्था है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और मैं समझता हूँ उसको निश्चित रूप से राजधानी का रूप स्थायी रूप से दे दिया जाना चाहिए और उसमें कोई और देर की आवश्यकता नहीं। भाजपा मुख्यालय में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य आंदोलनकारियों के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि पेंशन में वृद्धि से लेकर शहीद स्थलों के संरक्षण तक 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 से बढ़ाकर 5500 और 6000 से 7000 कर दी गई है। दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पतालों और विद्यालयों का नामकरण आंदोलन के शहीदों के नाम पर किया जाएगा। बड़थवाल ने कहा कि धामी सरकार के कार्य ऐतिहासिक हैं और आंदोलनकारी उनके साथ राज्य के समग्र विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। का हुआ तो वो पुनरावृत्ति जो है धामी जी के ही जो है शासनकाल में हुई। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सरकार बनी और राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में कह रहा हूँ कि 2-2 बार सुविधाओं को देने का काम हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में 10% क्षैतिज आरक्षण हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में पहले जो है वृद्धि हुई और उन्हीं के कार्यकाल में ये जो मैंने आपको अभी जो है पढ़कर सुनाया, तो ये जो 9 घोषणाएं हुई हैं, ये एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ किसी समय पर हुई हूँ, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बिरला ही जो है एक काम हुआ है। और जो मैंने तमाम डिटेल आपको बताई है कि उन्होंने जो हमारी जो है 4,500 रुपये जो पेंशन थी उसको 5.5 कर दिया है, जो 6 थी उसको 7 कर दिया है, जो हमारे दिव्यांग थे उनकी जो पेंशन थी जो उसको 20,000 से 30,000 कर दिया है, 2 मेडिकल अटेंडेंट उनको दे दिए हैं। जो शहीद स्थल हैं उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ पर भी होंगे उनको सरकार जो है संरक्षित संवर्धित करने का काम करेगी। इसके अलावा जो है जो सड़कें हैं, पार्क हैं, अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, उनको उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम पर उनका जो है नामकरण होगा। इस तरह की जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, चिन्हीकरण खोलने का जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक काम है और जो लोग रह गए हैं उनका चिन्हीकरण होगा। जो समग्र विकास की तरफ उत्तराखंड को ले जाने का काम माननीय धामी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम सभी आंदोलनकारी उसमें समाहित होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड को करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी ऑफिस में आज वंदे मातरम गायन हुआ, जो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और बीजेपी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान धामी सरकार का आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने वंदे मातरम को उत्तराखंड के हर स्कूल में प्राथमिकता के साथ गाने को अनिवार्य किया। कार्यक्रम में कहा गया कि वंदे मातरम की जड़ देश की आजादी और विकास से जुड़ी हुई है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमने प्रारंभ कर दी थी। 7 तारीख से ही 150वीं जयंती का श्री गणेश हुआ है। वंदे मातरम गीत ये देश की आज़ादी का ज्वार भरने वाला गीत था। अब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र में भी ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह का भाव के साथ लोगों में जागरण पैदा करे, इस भाव के साथ, क्योंकि 150 वर्ष के बाद देश के श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संज्ञान लिया है। अब पूर्ण वंदे मातरम ये सब जगह इसका गायन हो, क्योंकि इसके जड़ में, इसके तत्व में ही देश की आज़ादी है, देश का विकास है। इसलिए आज क्योंकि पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हमने आज किया है, और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उत्तराखंड के सभी विद्यालयों के अंदर प्रार्थना सभा में पूर्ण वंदे मातरम गायन के लिए कहा है, और ये क्रम बनेगा। और अब भारत, उत्तराखंड के नहीं पूरे भारत का एक एक युवा, एक एक नागरिक वंदे मातरम के संपूर्ण गीत के साथ भारत को विकसित राष्ट्र रूप में स्थापित करने में योगदान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने झूलाघर स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य आंदोलन से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पीसीसी सदस्य गोदावरी थापली, पार्षद सुशांत बोरो समेत कई राज्य आंदोलनकारी मौजूद थे। हरीश रावत ने दिल्ली में हुए बम विस्फोट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बेहद चिंता का विषय बताया और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। रावत ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है और इसके बाद ही कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया देगी। इस दौरान मसूरी में हरीश रावत ने राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सराहा और उनके संघर्ष को याद किया। अत्यधिक दुखद और चिंताजनक विस्फोट है, और जिस तरीके के कनेक्शन मिल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत सोचने की बात भी है, बहुत विचार करने की बात है कि आखिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद एक सुहृद और समृद्ध भारत बनने की दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये सब गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कल रात से, जब से मैंने वो विस्फोट के साथ जुड़ा हुआ, एक इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति वो बन जाता है, सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। अभी तो सुसाइड बॉम्बर ही दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति। तो क्यों ऐसी स्थितियां आ रही है, ये गंभीर चिंतन का विषय है देश के लिए। मैं इस समय ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि और तथ्य सामने आने हैं, उसके बाद ही जो है हमारी पार्टी भी कुछ कहेगी, हम भी कुछ कहें। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे। हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 33,114 ग्राम पंचायत सदस्य, 22 ग्राम प्रधान, 1 जिला पंचायत सदस्य और 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 11 से 13 नवंबर तक संबंधित विकास खंड और जिला मुख्यालय से मिलेंगे, जबकि 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। मतदान 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों पर एसएसपी देहरादून ने दून पुलिस को सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम द्वारा की जा रही चेकिंग का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त एसएसपी देहरादून ने नगर पुलिस अधीक्षक के साथ शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर मौजूद रहकर प्रत्येक वाहन और व्यक्ति की सघन चेकिंग सुनिश्चित कराई। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस चेकिंग का जायजा लिया जा रहा है। यह चेकिंग अभियान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है।
में ब्लास्ट की घटना हुई है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी माननीय डिप्टी महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल्स है, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारियों को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो BD स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, चाहे डॉग स्लीपर डॉग्स हैं उनको भी लगाया गया है और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और खासकर जो बाहर के नंबर की गाड़ियाँ हैं या बहुत लंबे समय से कहीं यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं या SBT के पास खड़ी है या मॉल के पास खड़ी है, तो उसको विशेष फोकस लेकर उसकी चेकिंग के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए। दिल्ली में हुए बम विस्फोट की घटना को उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद चिंताजनक है और उत्तराखंड में भी कुछ उपद्रवी तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। भट्ट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलर्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से उत्तराखंड के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया और पुलिस द्वारा जांच पड़ताल जारी है। सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी रख रही है ताकि राज्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। प्रदेशवासियों से अपील की कि सुरक्षा के प्रति सजग रहें। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में IG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने कहा कि पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है और डॉग स्क्वाड और BDS टीम द्वारा चेकिंग जारी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि प्रदेश में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हमारी जो कल की घटना के बाद कल शाम से सुरक्षा व्यवस्था यानी कि हमारा चेकिंग है, हमारे जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हाइटन के लिए वो कर दी गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, हमारा डॉग स्क्वाड है, स्लीपर डॉग स्क्वाड है, उसको भी हमने एक्टिवेट करा देंगे। समय पे वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग और हमारे रेलवे स्टेशन है और हवाई अड्डा को देखते हुए और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उससे हमारे फोर्सेस रोड पे रहने का आदेश दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर इस समय के बद्रीनाथ के बिल्कुल करीब है, तो वहाँ के लिए क्या खास करके चमोली डिस्ट्रिक्ट SP को निर्देश दिए हुए हैं अपने जो सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल्स है, चेकिंग है, रिस्किंग वगैरह है वो बढ़ाने के लिए। हमारी प्रदेशवासियों से भी जैसे कि कल शाम को भी हमारे DG साहब ने भी अपील किए थे, उसको मैं दोहराता हूँ। तो हमारी फोर्सेस अलर्ट है और आम जनता से भी हमारा अपील है कि पैनिक ना हो। कहीं पे भी ऐसे ही संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध आदमी लगता है, कहीं पे ऐसे किराएदार रहते हैं जैसे संदिग्ध लगता है, तो उनको आप हमारे पुलिस को सूचना दें, हम उस पर आगे तत्परता से कार्रवाई करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।